हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रामबाबू वर्मा संत कृपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपना जो चैप्टर चल रहा है मानव तंत्र, इस मानव तंत्र में मैंने 5 पार्ट करा दिए हैं। 6वां पार्ट रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी कि जनन तंत्र शुरू कराने जा रहा हूं इस लेक्चर के अंतर्गत। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के आधार पर हम देखेंगे कि जनन तंत्र और जनन की प्रक्रियाएं क्या होती है। ये जीवों का एक विशेष लक्षण होता है, यानी कि सजीवता। सजीव जो होते हैं उनमें सभी सजीवों में अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जनन आवश्यक क्यों होता है? इसका मुख्य कारण होता है अपनी जातिगत निरंतरता को बनाए रखना। अपनी जातिगत निरंतरता उदाहरण के तौर पे माना, एग्जाम्पल के तौर पे कह दूं कि मानव के द्वारा जैसे शिशु का जन्म होना, उसी तरीके से जिस पौधे को बोया गया है बबूल के पौधे के नीचे बबूल के पौधे उगना, नीम के पौधे के नीचे नीम के पौधे उगना। तो ये जो प्रक्रिया है, जिस बीज को, जिस पौधे के बीज को या जिस बीज को बोया गया उसके द्वारा उसी तरीके की जैविक संतति प्राप्त की जाती है। जनन जीवों का एक प्रमुख लक्षण होता है। डियर स्टूडेंट्स, जनन क्या है या जनन किसे कहते हैं? तो इसमें हम देखेंगे जीवों द्वारा अपनी जातिगत निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीव उत्पन्न करना क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स? जनन कहलाता है। बात आती है जनन तंत्र की। तो जनन तंत्र में हम देखते हैं कि किसी भी जीव के अंतर्गत जनन क्रिया में भाग लेने वाले अंग जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जनन एक ऐसा कार्य होता है, जहां तक मानव के जनन तंत्र की बात आती है तो मनुष्य में जो जनन की प्रक्रिया पाई जाती है, मानव के अंतर्गत जो जनन की प्रक्रिया पाई जाती है वो किस तरीके का जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जिसमें नर और मादा युग्मक दोनों समान रूप से भाग लेते हों। ऐसा जनन जिसमें नर और मादा युग्मक दोनों समान रूप से भाग लेते हों उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। जनन प्रक्रिया के अंतर्गत जिसमें नर युग्मक के तौर पे, इसके अंतर्गत नर युग्मक के तौर पे क्या होता है? नर युग्मक के तौर पर शुक्राणुओं का निर्माण और मादा युग्मक के तौर पर अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाणुओं का निर्माण। तो ये नर युग्मक शुक्राणु उत्सर्जित करता है, मादा युग्मक के माध्यम से अंडाणु उत्सर्जित होते हैं। और ये उत्सर्जन होने की प्रक्रिया जो होती है, खास करके लैंगिक जनन होता है जीवों में और द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों समान रूप से भाग लेते हो, द्विलिंगी होता है। तो नर युग्मक शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, मादा युग्मक से अंडाणुओं का निर्माण होता है। और ये शुक्राणु और अंडाणु जो मिलने की क्रिया होती है वो होती है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ये क्रिया पाई जाती है फर्टिलाइजेशन की। तो शुक्राणु तथा अंडाणु के निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज का निर्माण होने के उपरांत डियर स्टूडेंट्स नए जीव का निर्माण होता है। लैंगिक जनन के लिए जो उत्तरदायी जो कारक होते हैं वो होते हैं हार्मोन। लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी कारक कौन से होते हैं? हार्मोन होते हैं। और ये हार्मोन जनन कोशिकाओं के लिए विशेष एक निश्चित आयु के दौरान ये हार्मोन सक्रिय होते हैं, जिसे हम यौवनारंभ कहते हैं या प्यूबर्टी काल कहा जाता है। यानी कि यौवनारंभ के समय लैंगिक जनन के लिए जो उत्तरदायी जो कारक होते हैं उनमें कौन सा कारक होता है? गौण लैंगिक लक्षण आते हैं, गौण लैंगिक लक्षण। और गौण लैंगिक लक्षणों का जो मुख्य कारण
होता है यहाँ पे। इनमें हम देखते हैं सामान्यतः डियर स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे युवा अवस्था होती है तो शरीर के अंतर्गत अचानक बदलाव देखने को मिलते हैं। खास करके जैसे गौण लैंगिक लक्षणों की बात की जाए तो जो परिवर्तन आते हैं गौण लैंगिक लक्षण, ये वे लक्षण होते हैं जो युवा अवस्था के दौरान शरीर में उत्पन्न होते हैं, मानव के शरीर में उत्पन्न होते हैं, चाहे वो लड़की है या लड़का है। ऐसी कंडीशन में लड़कियों में ये जो काल होता है वो 12 से 14 वर्ष की आयु का होता है, 12 से 14 वर्ष की आयु का होता है। और लड़कों में इसका जो प्यूबर्टी काल होता है वो 13 से 15 वर्ष की आयु का होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, और पूर्ण परिपक्वता जो जन्म की आती है वो आती है 18 से 19 वर्ष की आयु में। तो एक बार फिर पीछे से बैक करके ला रहा हूं, जन्म क्या है और क्यों आवश्यक होता है। तो जन्म अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है और अपनी जातिगत निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। दूसरा है जन्म तंत्र, जन्म क्रिया में भाग लेने वाले अंग जन्म तंत्र कहलाते हैं। जन्म तंत्र के बाद में ये जो जन्म की जो प्रक्रिया होती है, मनुष्य के अंतर्गत हम मानव में जन्म तंत्र पढ़ेंगे तो मानव में जो जनन होता है वो लैंगिक जनन होता है, द्विलिंगी रूप से होता है। इसमें नर जनन या नर युग्मक के रूप में शुक्राणु भाग लेते हैं, मादा युग्मक के रूप में अंडाणु भाग लेते हैं। इनमें निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन, और उससे किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज, निषेचन क्रिया होने के उपरांत डियर स्टूडेंट्स युग्मनज का निर्माण होता है। अब इन सब के लिए जन्म क्रिया के लिए जो उत्तरदायी होता है वो जीवों की पूर्ण परिपक्वता होती है। और जीवों में पूर्ण परिपक्वता में जहां तक मानव का सवाल आता है तो मनुष्य में एक निश्चित आयु के बाद में शरीर में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसे यौवनारंभ कहते हैं या युवा अवस्था कहते हैं या प्यूबर्टी काल कहा जाता है। यौवनारंभ में जो यौवनारंभ का जो प्यूबर्टी काल होता है लगभग, उसमें लड़कियों के अंतर्गत मुख्य रूप से 12 से 14 वर्ष की आयु में शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। लड़कों में जो शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे वो 13 से 15 वर्ष की आयु में मिलते हैं। और गौण लैंगिक की पूरी जो परिपक्वता होती है जनन अंगों की वो लगभग 18 से 19 वर्ष की आयु में दोनों में पूर्ण परिपक्वता आ जाती है। डियर स्टूडेंट, यहाँ से इस उम्र के बाद में अब यहाँ पे गौण लैंगिक लक्षण होते क्या हैं। इनमें लड़कों के अंतर्गत यदि गौण लैंगिक लक्षणों की बात की जाए तो आवाज का भारी होना नंबर 1 क्या है, आवाज का भारी होना। नंबर 2 त्वचा का तेलीय होना, त्वचा का तेलीय होना। तीसरा दाढ़ी मूंछों का आना। चौथा जननांग क्षेत्रों में बालों का उगना। डियर स्टूडेंट्स, ये लड़कों के अंतर्गत इस उम्र के दौरान परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें लड़कियों की तो लड़कियों में जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं इनमें आवाज का पतली होना, यानी पतली आवाज होती है। स्तनों का विकास होना, स्तनों का विकास होना। त्वचा का तेलीय आना, तेलीय होना। कांच जांघ व जननांगी क्षेत्रों में, कांच जांघ व जननांगी क्षेत्रों में बालों का उगना। तो ये हमने अब प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं और गौण लैंगिक लक्षण लड़कों में और लड़कियों में कौन कौन से होते हैं। तो गौण लैंगिक लक्षण वे लक्षण होते हैं जो लड़के और लड़कियों में युवा अवस्था के दौरान उत्पन्न होते हैं। इनकी एक निश्चित आयु होती है। लड़कियों के अंतर्गत ये उम्र 12 से 14 वर्ष की होती है, लड़कों के अंतर्गत ये उम्र 13 से 15 वर्ष की होती है। और जनन परिपक्वता जो होती है वो पूरी लगभग 18 से 19 वर्ष के पूर्व में हो जाती है। इनमें
गौणलिंग लक्षणों की बात करें तो लड़कों के अंतर्गत गौणलिंग लक्षणों में आवाज का भारी होना, त्वचा का तेलीय होना, दाढ़ी मूंछों का आना, जननांगी क्षेत्रों में बालों का उगना। ठीक उसी तरीके से परिवर्तन यहाँ लड़कियों में भी देखने को मिलते हैं। इनमें इनकी आवाज का पतली होना, स्तनों का विकास होना, त्वचा का तेलीय होना, कान व जननांगी क्षेत्रों में बालों का उगना। तो ये गौणलिंग लक्षण दिखाई देते हैं। इनके अंतर्गत लगभग ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में लैंगिक परिपक्वता के लिए सभी उत्तरदायी होते हैं। और यौवनारंभ मानव में जो नर के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन होता है, अब इस क्रिया में यहाँ पे गौणलिंग लक्षणों में हार्मोनिक विकास होना शुरू हो जाता है। हार्मोनिक विकास शुरू होना हो जाता है, यानी हार्मोन प्रेरित होते हैं इस उम्र के दौरान। और इस उम्र के दौरान मानव में नर में कौन सा हार्मोन विकसित होता है? टेस्टोस्टेरोन। जनन हार्मोन है ये टेस्टोस्टेरोन। और मादा में एस्ट्रोजन। मादा में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। मादा में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सक्रिय होते हैं। नर में अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि जनन हार्मोन, नर और मादा में जनन हार्मोन कौन से होते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन नर में होता है और मादा में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन होता है। ये हार्मोन ही गौणलिंग लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हार्मोन है ये, के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। इनमें ये प्रमुख रूप से इनको हम लिंग हार्मोन भी कहते हैं। इनको हम क्या कह सकते हैं? लिंग हार्मोन। मनुष्य में मैं फिर एक बार बता रहा हूं, जनन क्या होता है, जनन तंत्र क्या होता है, गौणलिंग लक्षण क्या होते हैं, यौवनारंभ क्या होता है, गौणलिंग लक्षण कौन कौन से होते हैं, नर में कौन से गौणलिंग का अवस्था यानी कि यौवनारंभ अवस्था क्या है, यौवनारंभ अवस्था का एक आयुकाल फिक्स क्या होता है, एवरेजन आयुकाल क्या है, वो बताया मैंने। इसके बाद में आता है लैंगिक हार्मोन कौन कौन से होते हैं। तो लैंगिक हार्मोनों में नर में जो लैंगिक हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है डियर स्टूडेंट्स, और मादा में जो हार्मोन्स होता है वो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इन हार्मोनों में इनका जो मुख्य कारण होता है वो गौणलिंग लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे ये शरीर में हार्मोन प्रेरित होते हैं वैसे वैसे ये गौणलिंग लक्षण सक्रिय होना शुरू हो जाते हैं और इससे शारीरिक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अब बात आती है जनन तंत्र की। तो जनन तंत्र में मुख्य रूप से यहाँ पर हम नर जनन तंत्र का देख रहे हैं, नर जनन तंत्र। और नर जनन तंत्र की बात करें तो मनुष्य में नर जनन तंत्र में मुख्य रूप से ये नर जनन तंत्र है, ये नर जनन तंत्र है और ये मादा जनन तंत्र है। ऊपर वाले जनन तंत्र को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। जनन तंत्र में कौन कौन से अंग यहाँ पर भाग ले रहे हैं? ये शुक्राशय वाला भाग होता है, यहाँ पे शुक्राणु आकर के एकत्रित होते हैं। यहाँ पे मूत्राशय है, यहाँ पे मूत्र एकत्रित होता है जो मूत्र नलिका के माध्यम से, शिश्न के माध्यम से मूत्र उत्सर्जन कर दिया जाता है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। इसके अलावा यहाँ पर आ जाइए, यहाँ ये वृषण कोष होते हैं डियर स्टूडेंट्स। वृषण कोष, एक जोड़ी वृषण कोष पाए जाते हैं। इनमें ये वृषण वाला भाग है और ये इसके ऊपर जो है ये अधिवृषण रूपांतरण होता है, अधिवृषण ग्रंथि का रूप होता है। तो ये जनन तंत्र के अंतर्गत पाए जाने वाले भाग होते हैं। इनमें अब अगर हम बात करें नर जनन तंत्र की, तो ये दो भागों में विभाजित होता है। पहला है प्राथमिक लैंगिक अंग। नर जनन तंत्र में प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग की प्रक्रिया अगर हम देखें, प्राथमिक लैंगिक अंग यहाँ पर, तो प्राथमिक लैंगिक अंग में कौन सा अंग आता है? वृषण। वृषण और वृषण का जो कार्य होता है ये दो तरीके से, दो भागों में विभाजन का कार्य करता है। एक भाग में करता है इसका शुक्राणु का निर्माण करना। वृषण जो होते हैं, वृषण ये वाला भाग, मनुष्य में एक जोड़ी वृषण होते हैं, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं और इनका कार्य क्या है? शुक्राणुओं का निर्माण करना। डियर स्टूडेंट, ये शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। ये शुक्राणु जो होते हैं इनके साथ में ये जनन क्रिया के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं, जिन पर जीन संवर्धन होके जाता है पैतृक पीढ़ी से। तो एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। तो ये प्राथमिक लैंगिक अंग जो होते हैं ये वे अंग छोटे
वे अंग छोटे होते हैं या तो लैंगिक कोशिकाओं का युग्मकों का निर्माण करते हैं, साथ ही कुछ हार्मोन का भी निष्कासन होता है। इनमें से ये अंग जनन अंग कहलाते हैं। तो ये अंग कैसा अंग होता है? जनन अंग कहलाता है। वृषण कौन सा अंग कहलाता है? जनन अंग कहलाता है। और नर जनन कोशिकाएं शुक्राणु का निर्माण करने के लिए वृषण उत्तरदायी होते हैं। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। ये जो बाहर है उदर गुहा यानी पेट वाला हिस्सा, इस पेट वाले हिस्से के ये उदर वाला भाग है इसका, इस पेट वाले हिस्से के ठीक बाहर की ओर, ये बाहर की ओर वृषण कोश स्थित होते हैं, वृषण स्थित होते हैं, वृषण कोश में उपस्थित होते हैं, वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण के दो भाग होते हैं। प्रथम तो करता है इसमें शुक्राणु का निर्माण, वृषण का पहला भाग तो करता है शुक्राणु का निर्माण, और दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर कार्य करता है, जिससे कौन सा हार्मोन निष्कासित होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये जनन हार्मोन है जो जनन क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। तो वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग, नर जनन तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग में आता है वृषण। वृषण उदर गुहा के बाहर की ओर स्थित होता है बेटा, और ये शुक्राणु का निर्माण करता है, और दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर कार्य करता है। द्वितीयक लैंगिक अंगों की यदि बात की जाए तो द्वितीयक लैंगिक अंगों में हम देखते हैं पहला जो लैंगिक अंग आता है द्वितीयक लैंगिक अंगों में, इनमें आता है वृषण कोश। पहला है इसमें वृषण कोश। द्वितीयक लैंगिक अंग जनन तंत्र में प्राथमिक लैंगिक अंगों के अलावा द्वितीयक लैंगिक अंग भी पाए जाते हैं, और वृषण कोश। अब वृषण कोश का कार्य क्या होता है? ये वृषण कोश वाला जो भाग है इसमें वृषण उपस्थित होते हैं। डियर स्टूडेंट, वृषण कोश में वृषण उपस्थित होते हैं। ये शरीर, यहाँ पर शरीर का जो तापमान होता है और शरीर के तापमान के अपेक्षाकृत यहाँ का तापमान कम होता है, और इसमें शरीर का तापमान कम होने के साथ साथ ये वृषण कोश ताप नियंत्रण के तौर पर कार्य करते हैं। दूसरा है इसमें शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी जैसा नाम है ये वाली, ये क्या करती है? शुक्राणुओं को प्रेरित करती है। वृषण कोश में जिन शुक्राणुओं का निर्माण होता है ये शुक्राणु शुक्रवाहिनी के माध्यम से प्रेरित होते हैं। तो शुक्रवाहिनी, ये शुक्रवाहिनी यहाँ से मार्ग से मूत्राशय मार्ग से जुड़ जाती है, यहाँ पे यहाँ से आते हुए, और यहाँ से फिर इसके माध्यम से शुक्राणु निष्कासित होते हैं। तो दूसरा जो लैंगिक संघनन अंग आता है वो है शुक्रवाहिनी, और शुक्रवाहिनी का कार्य होता है शुक्राणुओं को प्रवाहित करने का। वाहिनी यानी कि वाहन की तरह, यानी ले जाने वाली। तो शुक्राणु शुक्राशय तक पहुंचाने के लिए शुक्रवाहिनी की सहायता लेते हैं। तो शुक्रवाहिनी का जो मूल कार्य होता है वो शुक्राशय तक पहुंचाने का होता है। तो ये क्या करती है शुक्रवाहिनी? शुक्रवाहिनी ये शुक्राणुओं को कहां पहुंचाती है? वृषण कोश से शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यहाँ पर शुक्राणु स्थित होते हैं, शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसके अलावा तीसरा, ये संयुक्त नलिका शुक्रवाहिनी जो होती है ये मूत्र नलिका के साथ एक संयुक्त नलिका बनाती है। हमारी जो मूत्र नलिका है इसी के साथ में ये जुड़ जाती है शुक्रवाहिनी, और ये इसके साथ में संयुक्त नलिका बनाती है, जिसके द्वारा मूत्र का भी उत्सर्जन होता है और शुक्राणुओं का भी उत्सर्जन शुक्रवाहिनी के माध्यम से ही होता है। तो ये एक संयुक्त नलिका का कार्य करती है। इनके बाद में आता है शुक्राशय, और शुक्राशय जैसा कि नाम है शुक्राशय, शुक्राशय नाम से शुक्र, शुक्र का मतलब शुक्राणु, और आश्रय का मतलब होता है का आश्रय स्थल, शुक्राणु का आश्रय स्थल। तो ये शुक्राणु यहाँ पे आकर के एकत्रित हो जाते हैं शुक्राशय के अंतर्गत। शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है। इसका जो है शुक्राशय का जो कार्य होता है ये एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है, तरल पदार्थ का निर्माण करता है, जिस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? वीर्य कहा जाता है, वीर्य या सीमन, वीर्य या सीमन कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, शुक्राशय अपना तीसरा जनन अंग है नर जनन तंत्र का। शुक्राशय का कार्य होता है शुक्राणुओं को आश्रय प्रदान करना। यहाँ पर शुक्राणु शुक्रवाहिका के द्वारा शुक्राणु आकर के एकत्रित हो जाते हैं। उसके अलावा यहाँ इसका तरल पदार्थ का निर्माण करने का कार्य करती है, जिसको वीर्य या जिसके कारण ये जो वीर्य तरल पदार्थ होता है इसमें शुक्राणु तैर करके मादा गर्भाशय की ओर जाते हैं। इनके बाद में आती है प्रोस्टेट ग्रंथि, और ये जो ग्रंथि होती है इसका जो आकार होता है वो अखरोट के आकार का होता है, अखरोट के समान,
आकार की होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। इसका आकार डियर स्टूडेंट कैसा होता है? अखरोट के आकार के समान होता है और यह बहिःस्रावी ग्रंथि है और तरल पदार्थ का उत्स्रावन करती है। ये बहिःस्रावी ग्रंथि है और ये एक तरल पदार्थ का निष्कासन करती है डियर स्टूडेंट्स। तो ये एक तरल पदार्थ का निष्कासन करती है शुक्राणु को गति प्रदान करने के बाद में। इसके बाद में आता है मूत्र मार्ग और मूत्र मार्ग जो होता है ये एक पेशीय नलिका होती है जो शिश्न में आके मूत्राशय से जुड़ती है। तो ये मूत्र मार्ग होता है। इसमें होकर के मूत्र शुक्राणु और प्रोस्टेट ग्रंथि आदि स्राव बाहर निकलते हैं। तो इससे मूत्र शुक्राणु और प्रोस्टेट, मूत्र शुक्राणु व प्रोस्टेट स्राव किसके माध्यम से बाहर निकलते हैं? मूत्र मार्ग के माध्यम से। मूत्र मार्ग है यहां से बाहर निकलते हैं डियर स्टूडेंट्स। यह नलिका शिश्न से जाकर के शिश्न में गुजरती है और मूत्रजनन छिद्र द्वारा बाहर निकलती है। अगला है एट लास्ट शिश्न। ये जो भाग होता है ये एक उदर के बाहर की ओर होता है। इसका आकार बेलनाकार होता है और यह एक उत्थानशील मैथुनान का कार्य करता है, यानी कि इसका मुख्य कार्य होता है मूत्र उत्सर्जन की प्रक्रिया करना। उसके अलावा मैथुन क्रिया के दौरान ये उन्नत अवस्था में आ जाता है और उन्नत अवस्था में आने के बाद में शुक्राणुओं को मादा गर्भाशय में अंतर पहुंचाने का कार्य करता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो था मानव का नर जनन तंत्र। इसके बाद में दूसरा जो जनन तंत्र की बात आती है तो वो आता है फिर इसके बाद में मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र भी मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित होता है। बात आती है दूसरी डियर स्टूडेंट्स मादा जनन तंत्र की। तो मादा जनन तंत्र को भी जिस तरीके से हमने नर जनन तंत्र को दो भागों में विभाजित किया, ठीक उसी तरीके से डियर स्टूडेंट मादा जनन अंग भी दो भागों में विभाजित होता है। और दो भागों में विभाजन में पहला प्राथमिक लैंगिक अंग के तौर पर और दूसरा द्वितीयक लैंगिक अंग के तौर पर। प्राथमिक लैंगिक अंग की बात की जाए तो प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं और अंडाशय जो होते हैं इनका मुख्य कार्य दो कार्य होते हैं इनके, और इन दोनों कार्यों में पहला कार्य होता है अंडाशय का अंडाणुओं का निर्माण करना। ये वाला भाग ये अंडाणुओं का निर्माण करता है और दूसरा भाग है अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर हार्मोनों का निर्माण करना। तो मादा के अंतर्गत जो जनन हार्मोन होते हैं उनका निर्माण अंडाशय के माध्यम से होता है और ये जो हार्मोन होते हैं वो डियर स्टूडेंट होते हैं एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन लैंगिक जनन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं तथा अंडाशय वाला जो भाग होता है डियर स्टूडेंट्स ये उदरगुहा में वृक्कों के नीचे उदरगुहा ये यहाँ पे किडनी वाला भाग होता है। इस किडनी वाले भाग के ठीक नीचे उदरगुहा में वृक्कों के नीचे श्रोणि भाग वाले यानी पेल्विस वाला जो भाग होता है उसमें गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। यानी ये जो गर्भाशय वाला भाग है इसके दोनों ओर यहाँ पे एक इधर और एक इधर दोनों ओर अंडाशय स्थित होते हैं। दोनों ओर अंडाशय स्थित होते हैं। ये अंडाशय जो होते हैं इनमें पुटिकाओं का निर्माण होता है। छोटी छोटी एक पुटिकाएं बनती हैं और इन पुटिकाओं के माध्यम से अंडाणुओं का निर्माण करती हैं। ये अंडाणु जो होते हैं ये अंडाणु अंडाशय से निकलकर अन्नवाहिनी में होते हुए अंडाशय जो होते हैं यहाँ से अन्नवाहिनी में होते हुए और मादा के गर्भाशय वाले भाग में चले जाते हैं जहां पर भ्रूण का रोपण होता है। द्वितीयक लैंगिक अंग की यदि बात की जाए डियर स्टूडेंट तो द्वितीयक लैंगिक अंग के तौर पर मादा जनन तंत्र में पहला जो भाग है अंडवाहिनी, जैसा इसका नाम है अंडवाहिनी यानी अंडों को ले जाने वाली अंडवाहिनी जो होती है ये कुंडलित नलिकाकार अंग होता है। यानी हल्की सी अंडवाहिनी क्या होती है मुड़ी हुई होती है ये ऐसे कुंडलित रूप में इस तरीके से। तो ये अंडवाहिनी वाला भाग है जो ये कैसा है मुड़ित रूप में है, कुंडलित रूप में मुड़ी हुई होती है। और अंडवाहिनी जो होती है ये मुख्य रूप से गर्भाशय तक अंडाणुओं को पहुंचाने का कार्य करती है। इसका लंबाई जो होती है एवरेज वो 10 से 20 सेंटीमीटर के समथिंग होती है, लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर की लंबी होती है अंडवाहिनी और ये निषेचन क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करने का कार्य करती है। दूसरा है गर्भाशय, और गर्भाशय जैसा कि इसमें हम लोग जानते हैं कि गर्भाशय के अंतर्गत भ्रूण का रोपण होकर भ्रूण अपना
जो जीवन यापन करता है जन्म लेने से पहले वो गर्भाशय के अंतर्गत ही होता है। तो गर्भाशय उदर के निचले भाग में मूत्र थैली और जो मलाशय होता है इसके मध्य में खोखला मांसल अंग होता है। तो ये जो भाग है ये खोखला मांसल अंग इसका गर्भाशय वाला भाग होता है, जिसके अंतर्गत मादा में भ्रूण का रोपण होता है। गर्भाशय की जो दीवार होती है ऊपर से गर्भाशय कैसा होता है, चौड़ा होता है और नीचे से गर्भाशय सकरा होता है डियर स्टूडेंट्स। तो गर्भाशय के अंतर्गत शुक्राणु निषेचित होने के बाद में अंडे का रोपण हो जाता है। प्लेसेंटा का निर्माण भी इसी होता है, जिसके माध्यम से भ्रूण अपना पोषण प्राप्त करता है। तो गर्भाशय में भ्रूण अपना भ्रूण पोषण किसके माध्यम से प्राप्त करता है, प्लेसेंटा के माध्यम से, प्लेसेंटा के माध्यम से करता है। तीसरा है डियर स्टूडेंट्स योनि, वेजाइना, और ये मूत्राशय और मलाशय के मध्य स्थित करीब 8 से 10 सेंटीमीटर की लंबाई होती है इसकी, 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। ये जो भाग है इसकी जो लंबाई हो 8 से 10 सेंटीमीटर वाला भाग होता है। और ये जो भाग होता है मूत्रोत्सर्जन का भी कार्य करता है। उसके अलावा मैथुन क्रिया के लिए जो प्रेरणा जागृत होती है वो इसी भाग में जागृत होती है। मैथुन क्रिया इसी में होती है, मैथुन कक्ष के तौर पर ये कार्य करता है। ये अंग स्त्रियों में रजोधर्म का स्राव भी करता है और प्रसव का मार्ग भी होता है, यानी कि मादा के अंतर्गत रजोधर्म की प्रक्रिया पाई जाती है मंथली पीरियड, और उस रजोधर्म के लिए भी यहीं से प्रेरणा होती है। रजोधर्म यहीं पे होता है, मूत्रोत्सर्जन की प्रक्रिया भी यहीं से होती है और प्रसव का मार्ग भी यहीं से आकर के उत्तरदायी होता है। तथा योनि का जो भाग होता है इस भाग में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। एक तरीके से लैक्टोबैसिलस अम्ल जीवाणु पाए जाते हैं जो अम्ल का निर्माण करते हैं। लैक्टोबैसिलस अम्ल का निर्माण होता है, इसलिए योनि का जो एक कक्षतौर होता है एक तरीके से अम्लीय प्रभाव होता है। कार्बनिक अम्ल के कारण ये एक अम्लीय प्रभाव का कार्य करता है। तो डियर स्टूडेंट ये तो था मानव का पूरा जनन तंत्र। इस जनन तंत्र के बाद में आती है प्रजनन की अवस्थाएं, और प्रजनन की अवस्थाओं में यदि हम देखें तो पहली अवस्था प्रजनन के लिए जो होती है उस पहली अवस्था में आता है युग्मकों का निर्माण या युग्मक जनन। युग्मक जनन की जो प्रक्रिया होती है युग्मक जनन इसमें नर के माध्यम से शुक्राणुओं का निर्माण होता है और मादा के माध्यम से वृषण द्वारा अंडाणुओं में अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। इस विधि को युग्मक जनन कहा जाता है, यानी कि वृषण तथा अंडाशय में अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, जिससे युग्मक जनन कहा जाता है, जिसमें नर युग्मक के माध्यम से शुक्राणुओं का निर्माण होता है और मादा युग्मक के माध्यम से अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया शुक्रजनन कहलाती है और अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है। दूसरा है इसमें निषेचन। जब शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण हो जाता है तो इन दोनों के बाद में ये जो क्रिया होती है ये क्रिया होती है निषेचन। मादा में उपस्थित अंडाणु मैथुन क्रिया के द्वारा शुक्राणुओं के संपर्क में आते हैं और युग्मकों का निर्माण करते हैं। युग्मकों का निर्माण करने के बाद में छोड़े हुए जो शुक्राणु होते हैं ये युग्मक जनन या संयुग्मन कर युग्मनज का निर्माण करते हैं, यानी कि निषेचन क्रिया में युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मकों का निर्माण करने के बाद में ये युग्मनज बनाते हैं, युग्मनज का निर्माण होता है। तो युग्मनज का निर्माण होगा, ये क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। डियर स्टूडेंट तीसरा है, इसके बाद में थर्ड अवस्था है विदलन या भ्रूण का रोपण। विदलन या भ्रूण का रोपण। अब विदलन या भ्रूण का जो रोपण होता है ये क्या होता है, युग्मनज जो होता है समसूत्री विभाजन द्वारा। युग्मनज क्या करता है, युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा, युग्मनज जो होता है वो समसूत्री विभाजन करता है। समसूत्री विभाजन द्वारा एक विशेष संरचना बनाता है, द्वारा एक संरचना का निर्माण करता है जिसे एक संरचना का निर्माण करता है जिसे कोरक कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट, कोरक। ये कोरक गर्भाशय
गर्भाशय के अंत स्तर में जाकर स्थापित हो जाता है। ये कोरक कहाँ जाता है? गर्भाशय में, गर्भाशय के अंत स्तर में जाकर के स्थापित हो जाता है। कोरक गर्भाशय के अंत स्तर में जाकर स्थापित हो जाता है। तो ये प्रक्रिया जो होती है क्या कहलाती है? भ्रूण का रोपण कहलाती है। फिर एक बार देख लें डियर स्टूडेंट्स, युग्मक जनन जीवों में नर के माध्यम से शुक्र जनन क्रिया होती है। शुक्राणु का वृषण द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसे शुक्र जनन क्रिया कहते हैं। अंडाणु के द्वारा अंडवाहिनी या अंडाणु का निर्माण होता है। मादा युग्मक द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है, इसे अंडजनन कहते हैं। ये जो प्रक्रिया हो जाती है इससे युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज की क्रिया में दोनों निषेचन क्रिया करते हैं। निषेचन का मतलब मैथुन क्रिया होती है मादा गर्भाशय में, इसको निषेचन बोला जाता है। इस निषेचन में ये युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। ये युग्मनज अब यहाँ से इनका निर्माण, फिर यहाँ से फिर ये तीसरी प्रक्रिया आ जाती है विदलन और भ्रूण का रोपण। इसमें युग्मनज जो होता है डियर स्टूडेंट, वो समसूत्री विभाजन द्वारा एक विशेष संरचना का निर्माण करता है, जिसको कोरक कहते हैं। ये कोरक मादा के गर्भाशय के अंत स्तर में जाकर स्थापित हो जाता है, जिसको भ्रूण का रोपण कहते हैं। चौथी अवस्था है प्रसव। और प्रसव क्या होता है? जब ये भ्रूण रोपित हो जाता है मादा गर्भाशय के अंतर्गत, तो गर्भाशय में भ्रूण के रोपण होने के पश्चात भ्रूणीय विकास धीरे धीरे होता है और एक निश्चित समय बाद शिशु के जन्म लेने की जो प्रक्रिया होती है, शिशु के निश्चित समय बाद शिशु के जन्म लेने की प्रक्रिया प्रसव कहलाती है। तो ये अपना युग्मक जनन, इनके बाद में ये टोटल अपने प्रजनन की अवस्थाएं हो गई हैं। तो ये जितना भी है प्रजनन की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला युग्मक जनन, दूसरा निषेचन, तीसरा विदलन या भ्रूण का रोपण और चौथा प्रसव। डियर स्टूडेंट्स, अपने चैप्टर का मानव तंत्र का ये जो मैंने टॉपिक कराया है जनन तंत्र, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और डियर स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आगे का कल जो मैं शुरू कराऊंगा वो होगा तंत्रिका एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां। धन्यवाद।